Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is our 10th lecture of chapter number 1. In a previous lecture, we have already learned about concepts of abiogenesis and biogenesis and their experiments. देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल से बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस के बारे में और उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो डिटेल में बताए थे. टुडे वी विल डिस्कस हियर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. Now students, open the book page number 19. Today we will discuss the topic concept of chemical and organic एवोल्यूशन. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, यानी कि लाइफ की ओरिजिन किस तरीके से हुई और इसका ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ अर्थ से और उसके एटमॉस्फेयर से किस तरीके से है. ठीक है, इसमें आज हम ये पढ़ेंगे यानी कि शुरू में जो हमारी यूनिवर्स थी, जो हमारी कायनात थी पूरी, थी ये कैसी थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी. कैसी थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, और जहाँ पे मैटर और एनर्जी में किसी किस्म का डिफरेंस मौजूद नहीं था. यानी कि इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि मैटर और एनर्जी में किसी किस्म का डिफरेंस नज़र नहीं आता था, और जो हमारी ज़मीन है वो जो है, हमारी पूरी कायनात जो है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी. ठीक है, तकरीबन फिर 15 बिलियन ईयर साल पहले, ठीक है, 15 बिलियन ईयर्स पहले जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ. ठीक है, एक क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी यूनिवर्स थी वो क्या हुआ, फैलती चली गई, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो कम हुआ. यानी कि तकरीबन, अब इसके बाद भी बता रहे हैं कि तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले की बात बता रहे हैं कि उसमें क्या था, 4.6 बिलियन साल पहले के वो हमारी अर्थ और दूसरे प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम के पार्ट्स या हिस्सों की सूरत में अपीयर्ड हुए. ठीक है, यानी कि इन्होंने ये बताया है कि हमारी ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा गर्म थी, हॉट थी, फिर उसमें वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, और फिर क्या हुआ कि और साल गुजरने के बाद जो है तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले की बात है कि यहाँ पे मुख्तलिफ सारे अर्थ और प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है वो हमें जो है अपीयर होते हुए नजर आए. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हेडिंग वाइज लेके चलें तो सबसे पहले इसके बताते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा था वहाँ पे, इस एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्या कुछ हुआ. अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट हेडिंग के लिहाज से हम इसमें देखें, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब ये इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जमीन पर जो था इब्तिदा में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में थी. यानी कि कौन सी गैस के बारे में बताया है, हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा मिकदार में थी, और फिर क्या हुआ, जल्द इस जमीन के जो इर्द गिर्द जमीन के सराउंडिंग में बहुत ही गर्म और लिक्विड कोर में मौजूद गैसेस ने क्या किया कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ और एलिमेंट का इजाफा कर दिया. उस वक्त जब हो रहा था यहाँ चेंजेस, तो उस वक्त अर्थ एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो थी, इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद थी, इसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद थी. ठीक है,
लेकिन ये तमाम गैसेस तो मौजूद थी, लेकिन वहां पे जो फ्री ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थी। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम गुजरने के बाद, इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कुछ टाइम गुजरने के साथ क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कमी आने लगी, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर जो पहले बताया था बहुत ज़्यादा हॉट था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। और ये कम होने की क्या वजह थी, कंडेंसेशन का प्रोसेस था। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब वेपर्स जो होते हैं ऊपर की तरफ यानी ठंडी सरफेस पे जाके जमा होने लगते हैं, तो क्या होता है बाद में वो ठंडे होने के बाद, यानी कि ये वेपर्स ठंडे होने के बाद जो है रेन की सूरत में जमीन में वापस आते हैं, यानी कि ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंज इनटू द वाटर अगेन इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोसेस। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जिस तरह गर्म जो गैसेस यहाँ पे मौजूद थी वो क्या हुआ, वेपर्स की सूरत में यानी ऊपर की तरफ गई, ऊपर जो है जो एयर पे आसमान पे जो सरफेस थी वो ठंडी थी, तो जब ये वेपर्स जो होते हैं वहाँ पे गए, वहां तक पहुंचे, तो क्या हुए कि वो कूल हो गए, ठीक है, यहाँ से नीचे से गर्म हो गए, वहां पे कूल हो गए। कूल होने के बाद क्या होता है, वो वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं वाटर के ड्रॉप्स में, और फिर जब वो बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं तो वो फिर क्या होते हैं, पानी की सूरत में, रेन की सूरत में नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जो गर्म जो एटमॉस्फेयर था तो उससे वेपर्स ऊपर की तरफ गए, और फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए जो हुआ तो फिर वो हैवी रेन की सूरत में नीचे की तरफ आए, और फिर इस तरीके से जो है नीचे जब पानी आएगा, नीचे वाटर जमा होगा, तो फिर इस तरीके से ओशंस जो है वो बने, ठीक है। ये आपको समझ में आया, यानी कि किस तरीके से पहले हॉट एयर मौजूद थी ऊपर, तो वो ऊपर से जो है वो क्या हुआ, कंडेंसेशन के प्रोसेस से जब पानी नीचे आया, वाटर नीचे आया रेन की सूरत में, तो फिर जो है जमीन पर ओशंस जो है वो बनते चले गए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन किस तरीके से बने, ठीक है। अब जब रेन हुई तो लाइटनिंग यानी कि जो आसमान पे बिजली चमकती है, ठीक है, जो आसमान पे बिजली चमकती है बारिश के वक्त, जो लाइटनिंग कहलाती है। और इसके अलावा क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेस की, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेस मौजूद थी, अल्ट्रावायलेट जो रेस मौजूद थी, और इनकी जो रेडिएशंस की वजह से, जाहिर बात है उनकी जो रेस थी उनकी रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस में रिएक्शन हुए, यानी कि लाइटनिंग की वजह से भी, जो चमकती बिजली चमकती है उसकी वजह से भी, और अल्ट्रावायलेट रेस जो मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी वजह से भी, इनकी रेडिएशन की वजह से भी जो है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस जो मौजूद थी, यानी कि जो आपको पहले गैसेस बताएं काफ़ी मौजूद थी, उनमें रिएक्शन हुआ आपस में, और इन रिएक्शंस की वजह से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। यानी कि क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हुआ इनकी वजह से, इन रेस की वजह से और रेडिएशन की वजह से रिएक्शन हुए, तो क्या चीज़ बनी, सिंपल जो है फॉर्म हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
ठीक है, इनकी रेडिएशन की वजह से जो है वो रिएक्शन हुए आपस में और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। ये मॉलिक्यूल क्या थे, दरअसल रेन्स के साथ नीचे आए थे, यानी कि आपको पता है सारी बातें, ऊपर से जब कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए रेन के जरिए जो है जमीन पर जब आए तो ये मॉलिक्यूल जमीन पर ओशंस में, इसके अलावा जो है लेक में और सॉइल में जमा होते गए और काफी अरसे तक यहाँ पे रहे और इन मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट होने का भी बहुत चांस था। ठीक है, जब वो ऊपर से जमीन पर नीचे आए बारिश के जरिए और मुख्तलिफ जो पानी मौजूद था, इनके ओशंस बन गए थे, दरिया मौजूद थी, झीलें मौजूद थी, उनमें मॉलिक्यूल मौजूद थे, जमीन पर भी मौजूद थे, धरती से समंदर नहीं बल्कि धरती जमीन में भी ये मॉलिक्यूल आए होंगे और ये काफी अरसे यहाँ रहे और आपस में एक दूसरे के साथ इनका इंटरएक्शन हुआ और इससे इन्वायरमेंट यानी कि इसको इस काम के लिए यानी कि इंटरएक्ट करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिला। तो इन्होंने क्या करा, ये इसके बाद क्या, ये मॉलिक्यूल जो है यानी कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन बने। ठीक है, और यही जो है प्रोटीन और या अमाइनो एसिड जब ये बने तो यही क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक जो होती हैं या अमाइनो एसिड और प्रोटीन होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन लास्ट में ही अगर लिविंग थिंग है उसमें मौजूद होंगे। यानी कि क्या चीज बन गई, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बनी, जो कि थी यानी कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो है ये फॉर्म हुआ इन मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शन होने से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जी स्टूडेंट्स। अब आते हैं मेन टॉपिक, तो हमारा यही है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। लेकिन जो इसको हेडिंग वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसमें अब आते हैं इसके में फर्स्ट लाइफ। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही होती हूँ अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखा करें और उसके साथ इसको सुना करें और जो भी मेन आपको कोई बात नज़र आ रही है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको जो है आप अंडरलाइन करते रहा करें अपनी टेक्स्ट बुक में, ताकि आपकी MCQs की तैयारी भी होती रहे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ कि MCQs जो आते हैं बोर्ड में वो पूरी बुक से कहीं से भी ले लिए जाते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि बुक के एंड में जो MCQs हैं वही आ रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी बुक जो है थॉरीली पढ़ना होती है, तो वो उसका एक यही आसान तरीका है कि जैसे जैसे आप समझ रहे हैं, यानी कि शुरू से चैप्टर एंड में आ गया, को पता है ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है। ठीक है, तो आप जो है साथ साथ अगर जिसने करते रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है अंडरलाइन की हैं, तो जब आखिर में आप देखेंगे MCQs के लिए अपने, तो उनको आसानी रहेगी और उनको वो MCQs याद भी होते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को सुनना नहीं है बल्कि क्या उसको अंडरलाइन भी करते रहें। जो आपको कोई बात नज़र आ रही है, कोई बात बताई जा रही है तो आपको लग रहा है कि ये MCQs बन सकता है इसका, तो उसको ज़रूर अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट, उन लाइन्स को ज़रूर करें। टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में ज़रूर इसको हाईलाइट करते रहिए। अच्छा, बातें हैं अपने टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे जैसा बताया जा रहा था कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई थी, तो इसमें क्या बताया गया था कि ये सिर्फ यानी कि प्रोटीन की सूरत में या प्रोटीन के एक गोले की सूरत में या RNA की शक्ल में अपीयर हुई। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की सूरत में थी या फिर RNA की। ठीक है, प्रोटीन या फिर उसमें थी RNA की सूरत में मौजूद थी, अब अपीयर हुई थी। अब और इन्होंने ये भी बताया कि पहले यही हुआ होगा कि ये अपनी जैसे कॉपीज बनाने की सलाहियत रखते थे, यानी कि जो लाइफ बन गई थी तो उनमें ये मौजूद थी सलाहियत कि ये अपनी जैसे कॉपीज बना सके, अपने जैसे जानदार बना सके।
फिर क्या हुआ भी किसी वक्त इनके अतराफ में जो क्या हुआ कि इनकी मेम्ब्रेन फॉर्म होने लगी, ठीक है। इन जो गोला था यानी कि जो इसका प्रोडक्ट जो था, जिस तरह प्रोटीन थी या आरएनए थी, उनके गिर्द एक खास किस्म की मेम्ब्रेन फॉर्म हुई और रिजल्ट के तौर पर जो है वो फर्स्ट सेल बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब ये फर्स्ट सेल बना तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लाइफ बन गई या फर्स्ट सेल जो बन गया, तो उसमें जो कहा कि एनएरोबिक तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने लगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा, यानी कि जो लाइफ बनी थी एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है कि जो विदाउट ऑक्सीजन जो हो रहे होते हैं वो सांस लेने का प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता था कि विदाउट ऑक्सीजन क्यों थे, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है आज के लेक्चर में कि शुरू में और गैसेस तो मौजूद थी लेकिन ऑक्सीजन फ्रीली मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो जो भी लाइफ बनी होगी वो किस तरीके से सांस ले रही होगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। ये एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूरे डिटेल में अब आगे चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको ये समझाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझ लें कि यहाँ पे क्या होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो हो रही होती है उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। क्योंकि उस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है। और उस वक्त ये जब इधर बातें, जब ये फर्स्ट लाइफ बन गई थी तो इनमें यकीनन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी हुआ होगा। धरी 1 से 2, 2 से 3 बने होंगे, तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कैसा हुआ था, एसेक्सुअली, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ था। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि अगर कोई एक सेल मौजूद है, जिस तरह के एक सेल मौजूद है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, मुख्तलिफ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो भी किस्म के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, तो यानी कि जो एक सेल है उसमें अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होना होता है तो वो कैसे हो रही होती है कि ये जो होता है कुछ वक्त गुजरने के बाद इनलार्ज होने लगता है, ठीक है, ये बढ़ने लगता है और इसके न्यूक्लियस भी जिस तरीके से ये बढ़ने लगेगा और फिर ये क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 में डिवाइड हो जाएगा और फिर इस तरीके से 2 सेल्स बन जाते हैं। यानी कि मुख्तलिफ इसके मेथड होते हैं, कुछ में जो होते हैं सेक्चुअली बढ़ने का तरीका होता है, कोई एक जो पेरेंट सेल होता है उसमें आउट ग्रोथ होने लगती है, फिर वो अलग होने के बाद न्यू सेल बन जाता है। यानी बताने का ये मकसद है कि उस वक्त जो है सेक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं हुई थी, बल्कि क्या एसेक्सुअली जो भी सेल जो प्रिमिटिव बना था उसमें एसेक्सुअली यानी कि 1 से 2 सेल बन गए, 2 से 4 बनते चले गए, इस तरह की जो है वो लाइफ में इजाफा होता चला गया था। और इन्होंने कहा है कि जो रिसर्च की गई थी उसमें बताया गया है जो यूनिवर्स में फर्स्ट लाइफ थी वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, वो वायरस की तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट लाइफ जो बनी होगी वो किस तरह वायरस की तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, और ये अंदाजा लगाया गया था ये साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ, और ये किस बेस पे क्यों लगाया था, क्योंकि उन्होंने जो अभी जो इंफॉर्मेशन जमा कर लिया अब तक, जैसे उन्होंने वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में और डीएनए की डिवीजन से मुतालिक जो कुछ मालूमात हो गई है उसको बेस बना के इन्होंने कहा है कि जो पहले जब ये सारा हो रहा था, यानी कि बिग बैंग हुआ, मुख्तलिफ गैसेस मौजूद थी और वहाँ पे लाइफ जो बनी, तो वो उस वक्त जो यानी कि सारा एनवायरनमेंट ऐसा था कि उस वक्त जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा वो वायरस की तरह होगा, ठीक है। उन्होंने अब की बेस पे इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो अंदाजा लगाया है कि जो पहले जो लाइफ मौजूद थी वो कैसी होगी, वो वायरस की तरह की लाइफ होगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, appearance of
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो एवोल्यूशन हो रहा था उसके बताया है कि इसमें कि इस स्टोरी का जो नेक्स्ट स्टेप ये था कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपीयर होना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये आप लोग प्रीवियस जो क्लासेस उसमें बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे और आपको याद भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यकीनन आपको नेम भी जहन में आ रहा होगा किसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लफ्ज अगर आपके जहन में है कि कौन है जो आप खुद अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जी हाँ, प्लांट की बात हो रही है। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है मुख्तलिफ जो जिस तरह सनलाइट वगैरह से मिलकर जो है उनकी फूड फॉर्म हो रही होती है। तो इन्होंने यही बताया कि पहले जो ज़माने में क्या हुआ था कि बहुत पहले जो यही होता होगा कि यानी कि जब लाइफ बन गई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जाहिर बात है पानी भी आ गया, लाइफ भी बन गई, गैसेस भी हो गई। तो फिर क्या हुआ कि नज़र कैसे आने लगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नज़र आने लगे। और वो क्या होते थे कि वो फोटोसिंथेसिस की सलाहियत रखते थे और क्या कर रहे थे, और इस तरह जब वो फोटोसिंथेसिस जब का प्रोसेस कर रहे होंगे तो इस तरह क्या एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन भी बनने लगी। जाहिर बात है आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि उसको लिए क्या ज़रूरत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, वाटर होता है और जो होती है सनलाइट होती है और क्लोरोफिल, ठीक है, और ग्लूकोज फॉर्म होती है। और फिर क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस जब रिलीज होगी तो जब आपको शुरू में बताया गया था कि ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, ऑक्सीजन जो थी वो इन्वायरमेंट में क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन जब ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपीयर होने लगे तो जब उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भी रिलीज होने लगी, यानी कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का इजाफा होने लगा। ठीक है, ऑक्सीजन बनने लगी, ऑक्सीजन का इजाफा होने लगा। और फिर क्या हुआ कि ये जब ये फ्री ऑक्सीजन की वजह से जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बनने लगे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी हासिल हो गई। यानी कि जारी बात है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, तरक्की होती गई, चीज़ें बनती चली गई, चेंजेस आती चली गई। तो क्या हुआ कि पहले जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था ऑर्गेनिज्म में, फिर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, तो अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होने लगे और उनसे जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने लगा। ठीक है, यानी कि ये किसके बाद हुआ, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बनने के बाद ये सारी चेंज आई। सारी बातें जब ज़मीन पे मुख्तलिफ बारिश के होने के बाद, रेन के होने के बाद एलिमेंट आ गए, उनमें रिएक्शन होता गया और जब एक लाइफ बन गई तो फिर क्या हुआ, जब वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बने तो फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन भी मिल गई जो कि पहले मौजूद नहीं थी। और जब ऑक्सीजन मौजूद हो गई तो फिर मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिज्म बनते चले गए और उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होता चला गया और मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिज्म बनते ही चले गए। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे। ठीक है, अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में, कि
को पता है, यानी कि लाइफ दरअसल आहिस्ता आहिस्ता केमिकल चेंजेस से हुई। ठीक है, आपको जैसा बताया गया, यानी कि केमिकल चेंजेस में मुख्तलिफ रिएक्शन हुए और ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये बहुत ज़्यादा स्लो होता चला गया और ये इस तरीके से जो लाइफ बन गई मुख्तलिफ किस्म के या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है हुआ। यानी कि ये जो है इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या हुआ, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस से जो है आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस हुआ। और ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो था, जो इसकी थ्योरी थी, इसको जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट, जैसे कि आपने सुना होगा इनका नाम, जैसे लेमार्क एक साइंटिस्ट है, इसके अलावा जो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने भी ये जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की कि किस तरह चेंजेस से लाइफ बनी, इसको जो है थ्योरी को जो है सपोर्ट किया था। ये लेमार्क और चार्ल्स डार्विन के जो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी भी आपकी बुक में भी शामिल है, इनकी भी कुछ थ्योरीज है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था, ये भी आप पढ़ेंगे, लास्ट में चैप्टर्स में मौजूद है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने भी जो ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी इसको सपोर्ट किया था और इन्होंने बताया था कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्ड ऑर्गेनिज्म की चेंजिंग के स्टेप से गुजरने के बाद ही बनते हैं। यानी कि जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मुख्तलिफ चेंजेस होती रहती है, चेंजेस होते होते जो है हमें न्यू किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। यानी कि इनकी जो थ्योरी थी वो आपको बताया जा रहा है, जैसे कि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये इस वक्त बता रहे हैं कि इन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को माना था और इसके बारे में अपनी भी कुछ थ्योरीज दी थी। ठीक है, और उन्होंने बताया था ये जो चेंजेस हो रही थी ये किसकी वजह से हो रही थी, ये भी हो सकता है कि ये हेरिडिटी फैक्टर भी हो। ठीक है, यानी कि डीएनए वगैरह जो मौजूद होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं उसमें, ये हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से भी ये चेंजेस हुई थी और इसी वजह से जो है पेरेंट्स से जो है ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल में ये जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए और उनमें ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही हैं। यानी कि ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को माना था कि जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये जो पूरा भी बताया गया है यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से आहिस्ता हुआ होगा और मुख्तलिफ एनिमल्स बने हैं। मुख्तलिफ एनिमल कैसे, यानी कि जो ओल्ड एनिमल थे उनमें ही कुछ चेंजेस होती गए जो अब न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और पुराने जो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो है न्यू किस्म की हमें फॉर्म मिल रही है, मुख्तलिफ किस्म के न्यू चेंजेस के साथ हमें वो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। तो इसके बारे में जो है इन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की थी और उन्होंने ये भी कहा था ये चेंजेस जो होती है वो क्या है, हेरिडिटी की वजह से। यानी कि आपको पता है कि जो है हेरिडिटी क्या है, विरासत जो होती है, यानी कि पेरेंट्स से जो है न्यू इंडिविजुअल में जो हो रहे होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। तो बात जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम आ जाते हैं, बात जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है, उसके बाद ये हमारे में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, न्यू इंडिविजुअल में हो रहे होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म हमें नए नए मिल रहे हैं तो यकीनन उसमें कुछ चेंजेस हो रही होगी, कुछ वेरिएशन होती गई होगी जिसकी वजह से अब ये यहाँ तक एवोल्यूशन पहुँच गया है, यहाँ तक जो ये चेंजेस जो है वो हमें मिल गई हैं और किस तरह के ऑर्गेनिज्म हुए। ठीक है, ये हमारा यह पूरा टॉपिक था, कौन सा आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको टॉपिक वाइज सारे जो है इसके टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए हैं, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका आज जो है वो लास्ट इसका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर भी आ रही बात है, इसका ये एक ही क्वेश्चन है जो अभी इसको मैं बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, देख लीजिएगा कि ये भी इसके बारे में वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन में जो है वो अभी मैं आपको बुक्स में से दिखा रही हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। जी, क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि आपका टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है, डिस्क्राइब द केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके आगे का मैंने कट दिया है, ये नहीं लिखना क्वेश्चन, बस यहाँ से यहाँ तक है, अर्थ तक। फिर हेडिंग आपकी आ जाएगी ये केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेंटर हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा।
जहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पेज पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे जो है वो पॉइंट्स आपने लिखना है, पूरा कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद देखिएगा जो है आपकी हेडिंग है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये भी आपने पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, सही है। इसके बाद आप देखिएगा कि आपकी क्या है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है, उसको भी यहाँ से कंप्लीट लिखिएगा। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे है ना केम डाउन विद एयर लिखा है, यहाँ का काट के था ना रेन, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है रेन, तो आप भी अगर बुक से लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा, इस बुक में ये मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद जो है फर्स्ट लाइफ आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको ये तो मैं लिखवा रही थी आपको, वो ज़हरा अफशान की जो बुक थी मैंने आपको दिखाई थी उससे, ठीक है। इसके बाद आप जो है टेक्स्ट बुक पे आ जाइए, ठीक है, जो आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक, ठीक है, इस पे आ जाइएगा और आप देखिएगा पेज नंबर आपका होगा ये 21, ठीक है, 21 पेज नंबर पे ये जो फर्स्ट हेडिंग मैंने डाल दी है, यानी कि वहाँ तक आपने जो हेडिंग लिखी थी ना फर्स्ट लाइफ, उसके बाद आपकी हेडिंग होगी अपीयरेंस ऑफ एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये हेडिंग होगी और यहाँ से यहाँ लिखिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी जो मैंने आपको टिक किया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको टिक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे अब क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को मैंने जो है इसको सर्कल बनाया है, ये हेडिंग होगी आपकी, ठीक है। जिस तरह ये हेडिंग तो मैंने ऊपर डाल दी, यहाँ पे जगह थी तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने सिर्फ इसको सर्कल कर दिया, यानी कि यहाँ पे आप पहले यहाँ तक लिख लेंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की पहले हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे दिस टेल अस से लेकर ये जो है चार्ल्स डार्विन तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हेडिंग डाल के ये लिख देंगे, ठीक है। ये हेडिंग थी, इसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये किस में था टेक्स्ट बुक, यानी कि वो जो आपको दिखाई गई थी वो बुक रेफरेंस बुक्स उसमें से भी लिखना है और इससे लिखना है, तो फिर ये आपका आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये, तो यहाँ तक आपने जो है वो इसको कंप्लीट कर लेना है, सही है। अच्छा इसके बाद आप देखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो मौजूद होती है ना ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको आप जो है बुक पे फिल कीजिएगा खुद से, ठीक है, ये आप जो है खुद से फिल कीजिएगा इसको, और ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि पूरा चैप्टर आपको समझा दिया गया है, ठीक है। ये आपको बुक में ही फिल कर लीजिएगा, इसको बुक में ही कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एमसीक्यूज कहीं से भी आ जाते हैं, सिर्फ बुक के पीछे वाले नहीं आते, और ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको सारी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रू फॉल्स पे भी अगर आप टी और एफ भी लिख रहे हैं तो आपको लाजमी बात है, अगर आप एफ लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसका ट्रू क्या होगा, तो वो आपको एमसीक्यूज याद हो जाएगा इस तरह। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो दरिया अगर वो एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप फिल करेंगे तो जब बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएगा तो वो आप कर सकते हैं, अगर ये भी आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो वो जो ये तमाम एक्सरसाइज के बुक पे ही सॉल्व कीजिएगा, और मुझे आप शो भी करा करें, जो है व्हाट्सएप पे पिक्स लेके, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं शो कर रहे हैं, तो इसको लाजमी है इसको आप करें, शो ब्लैंक्स को भी, और जो आपका होमवर्क दिया जाता है क्वेश्चन आंसर को भी एक आप दिया गया है उस दिन ही कर दें, या फिर नेक्स्ट वीक जब जो नेक्स्ट डे जब पीरियड हुआ करे उस वक्त ज़रूर शो किया करें, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है, और इसकी जो एक्सरसाइज मैंने बता दी गई है, ये बुक पर ही सॉल्व करना है, इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में जो होता है कि सारे कुछ चैप्टर्स के साथ जो 10 चैप्टर का एक साथ जो पूरे एमसीक्यूज़ 100 एमसीक्यूज़ बना के जो है वो टेस्ट लेती हूँ जो भी, तो वो कवर हो जाता है, एमसीक्यूज़ का भी वो आपको पता चल जाता है। फ़िलहाल तो आप जो है क्वेश्चन आंसर सब लिखें और उसको जो है वो साथ साथ याद भी करते रहिए, ठीक है, उसको साथ साथ आप उसको याद भी करते रहें क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।